राहु जून 2022 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां वह 2023 तक रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इसे शुभ बनाएं। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कलयुग में धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, भाग्य सब कुछ देने वाले ग्रह राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जून 2022 में राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 2023 तक इसी भरणी नक्षत्र में रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2022 में ही राहु अपनी राशि परिवर्तित कर मेष राशि में जा चुके हैं। तो एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। किसी भी ग्रह का एक राशि में परिणाम सदा एक जैसा नहीं रहता है। लगभग एक परिणाम तो राशि में रहने पर ग्रह का आता है और एक अलग तरह का परिणाम नक्षत्र में रहने पर भी आता है। मेष राशि में राहु के जाने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नक्षत्र परिवर्तन से होने वाले प्रभाव पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा। फिर देखेंगे क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, किससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तब हम उपायों पर चर्चा करेंगे और तब अलग अलग राशियों का राशिफल मैं बताऊंगा। तो अगर आप प्रभाव और उपाय नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ हिस्से आगे बढ़ाकर, आप कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि यह भरणी नक्षत्र क्या होता है, इसमें राहु क्या करते हैं और उसके हिसाब से उपाय कैसे करने चाहिए, तो आप वीडियो अभी देखना जारी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन हो कब रहा है। तो 14 जून 2022 को राहु भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां वह 20 फरवरी 2023 तक रहेंगे। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनके भी जन्म लग्न में या चंद्र लग्न में राहु पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव पर बैठे हुए हैं या इन जगहों में गोचर से आ रहे हैं, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग 42 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि राहु का एक्टिवेशन एज 42 होता है। जिन लोगों का भी जन्म 4 तारीख को हुआ, जो 4 नंबर वाले हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी 4, 13, 22 और 31, इस दिनों में किसी भी महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो अंक ज्योतिष के हिसाब से आप 4 नंबर के व्यक्ति माने जाएंगे, जो राहु का नंबर है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी जन्म शाम को या रात में हुआ है, उन पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह समय राहु का माना जाता है। जिस भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अगर आपके जन्म का यानी आपके लग्न में यह भरणी नक्षत्र उदित हो रहा है या आपका चंद्रमा जन्म के समय इसी भरणी नक्षत्र में है, तो भी आप पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। या फिर उन पर भी प्रभाव पड़ेगा जिनकी किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो भरणी नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। साथ ही राहु की जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिनके स्वामी सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल होते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिनकी इन ग्रहों की दशा चल रही है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अंत में राहु का जो काम करते हैं, उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। राहु से जुड़े हुए काम कौन से होते हैं? लाइजनिंग का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, विदेशों से जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रैवल का काम, टूरिज्म का काम, हर तरह की टेक्नोलॉजी का काम, सोशल मीडिया का काम, किसी तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, यह सब राहु से जुड़े हुए काम माने जाते हैं। तो इन सभी लोगों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। तो
आगे हम प्रभाव यह समझेंगे कि राहु भरणी में जाने पर करते क्या है। उससे पहले थोड़ा राहु को समझ लेते हैं तो हमें प्रभाव समझने में आसानी होगी। देखिए, राहु मुख्य रूप से भविष्यवादी ग्रह है, हमारे कर्मों का निर्माता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिखाता है, जो विज्ञान जिसे हम कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो हमेशा आगे की बात करता है, भविष्य में क्या होने वाला है और उसके प्रति हमारी उत्सुकता, जुझारूपन और रुझान, इन सब चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। हर तरह की इच्छा को बताते हैं। राहु विदेश यात्रा, विदेश व्यापार, कूटनीति, मास ट्रेंड्स, सोशल मीडिया, ग्लैमर को रिप्रेजेंट करते हैं जब अच्छे होते हैं। और अगर कुंडली में राहु बुरे हैं तो फिर पागलपन, शरीर का फूलना, शरीर में दर्द रहना, कैंसर तक की बीमारियां राहु दे सकते हैं। तो अब यह निर्भर करता है कि आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में राहु कैसे हैं, उसके हिसाब से परिणाम बदलते चले जाएंगे। तो जिस भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं वह नक्षत्र कैसा है? भरणी, नाम से ही स्पष्ट है, भरण करने वाला, जो हमारा भरण पोषण करता है वह भरणी है। क्यों? क्योंकि यह शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र कौन है? धन का कारक, लक्ष्मी, जिससे दुनिया का व्यापार चलता है, इसलिए भरणी नक्षत्र धन देने वाला नक्षत्र माना जाता है। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स जैसे लोगों का भरणी नक्षत्र है, तो यानी प्रसिद्ध भी बनाता है और धनी भी बनाता है। वहीं इसके स्वामी देवता यमराज कहे जाते हैं, मृत्यु के कारक हैं, तो ज्ञान के भी कारक कहे जाते हैं यमराज। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का भी जन्म का नक्षत्र है। तो आप देखिए, अत्यधिक सांसारिक सफलता से लेकर अत्यधिक आध्यात्मिक सफलता, दोनों ही इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। इसलिए यह दो तरह का नक्षत्र है, ड्यूअल नेचर का नक्षत्र है। राहु भी ड्यूअल नेचर प्लैनेट है। अगर सांसारिकता पे आए तो सब कुछ दे दे, और अगर नहीं रहे सांसारिक तो व्यक्ति को दुनिया से मुंह मोड़ने को भी प्रेरित कर देता है। राहु अगर कुंडली में अच्छा हो तो आध्यात्म में बड़ी ऊंचाई दे सकता है। इसके देवता कौन है? यमराज। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं, पितृलोक के स्वामी माने जाते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद जाते हैं, जहाँ हम भी मृत्यु के बाद जाएंगे, पितृलोक। तो पितर कौन होते हैं? हमारे, जो हमारे लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं, हमारे लिए अपनी संपत्ति छोड़कर जाते हैं, अपनी मेहनत से की हुई कमाई हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। और जब पितृलोक में जाते हैं वहाँ से भी अपने आशीर्वाद से हमारी रक्षा करते हैं और हमारी वृद्धि भी करते हैं। इसलिए पितरों के स्वामी हैं यमराज। तो यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, यमराज हर तरह की प्रसिद्धि और धन भी दे सकते हैं। आप देखिए, कठोपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसमें यम नचिकेता का संवाद है। जब नचिकेता जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि तुम अपने घर लौट जाओ, बदले में मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरी धरती का साम्राज्य दे सकता हूँ। नचिकेता ने उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश मांगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यमराज सब तरह की ऐश्वर्य भी दे सकते हैं और ब्रह्म विद्या भी दे सकते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। कठोपनिषद पर मैंने एक ऐसे लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई थी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह नक्षत्र ड्यूअल नेचर का है, लेकिन एक इस नक्षत्र की खासियत होती है कि इसमें बैठे हुए लोग, यानी जो इस नक्षत्र के लोग होते हैं, वह बड़े स्पष्टवादी होते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। देखिए, मृत्यु टल नहीं सकती है, अटल सत्य है, इसलिए यह फिक्स्ड चीज़ है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, ड्यूअल नेचर का है, तो इसका जो सूचक चिन्ह है इस नक्षत्र का, वह योनि भी है और यम भी है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक दो छोरों पर बैठे हुए दो चीज़ें जो हैं, जन्म और मृत्यु, उन दोनों ही चीज़ों का कारक है। यानी इस नक्षत्र की जो एनर्जी है वह दो तरीके से काम करती है, एक मटेरियल प्लेन पे और एक स्पिरिचुअल प्लेन पे। राजसिक नक्षत्र है यह, राजस, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है ना, धन देने वाला नक्षत्र है, तो राज्य भी दे सकता है। और साथ में देखिए, तो राहु को क्या पसंद है? भौतिकवादी ग्रह है, शुक्र का मित्र है, इसलिए राहु को यह नक्षत्र पसंद है। लेकिन साथ साथ इस नक्षत्र की प्रवृत्ति क्रूर कही गई, तामसिक कार्य, हर तरह का युद्ध या विवाद का कार्य करने के लिए यह नक्षत्र उत्तम माना जाता है। क्यों? यह नक्षत्र मंगल की राशि में आता है, जो क्रूर नक्षत्र माना जाता है। देखिए, यह एक बड़ा पुराना प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, काल प्रकाशिका।
इसमें इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें विवाद हो, जिसमें बहुत मुश्किलात हो, जिसमें लड़ाई हो, उनको इस नक्षत्र में शुरू करना चाहिए। और इस नक्षत्र को शुभ नहीं माना गया। भरणी नक्षत्र को किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए अशुभ माना गया। कोई नई नौकरी शुरू करनी हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, भरणी नक्षत्र में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मृत्यु की राशि के देवता माने जाते हैं, इसके स्वामी यम। इसलिए किसी तरह का नया काम, शुभ काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, यम की दिशा दक्षिण है, इस नक्षत्र की भी दिशा दक्षिण कही गई। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम है, तो पितृलोक की भी दिशा दक्षिण कही गई। अब दक्षिण पश्चिम को, साउथ वेस्ट को कौन सा कोण कहते हैं वास्तुशास्त्र में? नैऋत्य कोण। इस नक्षत्र की जो देवी है वह निरुति है, निरुति से ही नैऋत्य बना, उनकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम कही गई है। यानी यह नक्षत्र अगर देने पर आए तो सब कुछ दे सकता है। क्यों? साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में कहा गया कि हमें खुशी दे सकता है, शांति, सुख और समृद्धि दे सकता है अगर अच्छा हो, और अगर बुरा हो तो बहुत शरीर में कष्ट होता है, बीमारियां देता है, संतान जन्म में बड़ी समस्या होती है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है, यानी यह राहु खराब है, या उनके वास्तु में साउथ वेस्ट में परेशानियां हैं, तो उन्हें संतान जन्म में बड़ी तकलीफ होती है, संतान से संबंधी समस्या रहती ही रहती है। अब मैं यह बातें आपको अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राहु जब इस नक्षत्र में आ रहे हैं तो हर व्यक्ति का साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके घर का वो एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई व्यापारी है, मान लीजिए, अगर उसका साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, उसके घर में वास्तु की समस्या है, या उसके ऑफिस में, तो फिर जगह जगह उसके ऑफिस में चोरियां हो सकती हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो आपको अपने साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। उपाय क्या हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहला वास्तुशास्त्र कहता है कि साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, उसका ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। अब जिसका घर बन गया वो ऊंचाई तो बढ़ा नहीं सकता है। ऊंचाई क्यों रखनी चाहिए अधिक? क्योंकि ताकि साउथ वेस्ट से आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को शील्ड कर सकें, हम रोक सकें। लेकिन जो लोग भी घर नया बनवा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, उनके लिए सबसे अच्छा है राहु जब इस नक्षत्र में आए तभी हमें इस नक्षत्र का उपाय करना चाहिए। क्या है? हम वास्तु वाले पिरामिड्स जो होते हैं वह रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें अपना मनी बैग रखना चाहिए, यानी अपनी तिजोरी, अपना घर का सामान रखना चाहिए बहुमूल्य। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप कुछ भी ऐसा न कर सकें तो एक उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र ज़रूर लगा सकते हैं। तो यह वास्तु से संबंधित सरल उपाय मैंने आपको बता दिया कि राहु जब इस नक्षत्र में हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए, शनि भी इसी नक्षत्र में परम नीच होते हैं, यानी शनि मेष राशि में ही नीच के होते हैं जिसमें यह नक्षत्र आता है। शनि वैसे तो पूरे मेष राशि में ही नीच के होते हैं, लेकिन 20 डिग्री मेष पर परम नीच होते हैं। यह नक्षत्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक आता है, यानी इसी नक्षत्र में शनि अपनी परम नीच अवस्था में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नक्षत्र के देवता यम हैं, जो शनि के भाई माने जाते हैं और शनि उनसे वैर रखते हैं। इसीलिए शनि इस नक्षत्र में आकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिवद राहु, महर्षि पराशर कहते हैं कि राहु शनि जैसा व्यवहार करते हैं, तो राहु भी यहाँ बुरे परिणाम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में या किसी के भी गोचर में राहु की स्थिति कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो तो बहुत मुसीबत भी यहाँ राहु क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी परेशानियाँ कर सकते हैं। शनि मृत्यु के कारक हैं और रोग के कारक हैं, यहाँ राहु शनि जैसा प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो आध्यात्मिकता का नक्षत्र है, लेकिन सांसारिक रूप से शरीर को कष्ट दे सकता है। अब कबीरदास जी कहते हैं, जो मरने से जग डरे सो मोरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी तो कहते हैं कि मरेंगे तो ईश्वर से मिलेंगे, लेकिन यह हम सब लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में हम कबीरदास जी की तरह नहीं है, तो हमें उपाय करना पड़ेगा कि हम पर इसका शनि और राहु का निगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ बुरा है? नहीं, एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जैसा मैंने ये बताया, यह क्रूर नक्षत्र है। मारण, मोहन, उच्चाटन या ऐसे हर काम जिसमें लड़ाई शामिल है वह इस नक्षत्र में किए जाते हैं। शुभ काम तो होते नहीं हैं। तो लड़ाई तो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन कभी कभी चाहिए भी। जैसे अगर आपका कोई मुकदमा है या आप कोई मुकदमा करना चाहते हैं किसी के ऊपर,
तो इस समय में आप कर सकते हैं। किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, कोई नया दुकान जो आपके बगल में है मान लीजिए आप उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। तो इन सब कामों के लिए जिनको अदरवाइज आप नॉर्मल टाइम्स में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह समय, यह नक्षत्र आइडियल नक्षत्र होता है। यानी ऐसा हर काम जो नॉर्मली अचीवेबल नहीं है वह यह नक्षत्र दे सकता है। देखिए वैसे भी इस नक्षत्र का सबसे अच्छा उपयोग क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर बैठे हुए जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 जो हमारी कमियां हैं, हमें इन पर आक्रमण करना चाहिए। जब राहु इस नक्षत्र में आए तो हम देखेंगे कि हम आसानी से अपनी कमियों को हरा सकते हैं। जीतना हमें स्वयं को है, विश्व को नहीं है। जो विश्व को जीतना चलते हैं वह कहीं नहीं पहुंचते। जो स्वयं को जीतने चलते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है और वह स्वयं भी ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तो यह बुरा नक्षत्र नहीं है। इस नक्षत्र की एनर्जी को समझिए तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए यह नक्षत्र डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टेक्नोक्रेट्स उन सब के लिए बहुत अच्छा है, एडवाइज़र्स के लिए बहुत अच्छा है। यानी जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिसमें संघर्ष शामिल है, जो मुश्किल काम है, जैसे सर्जन है, किसी की सर्जरी करता है, मुश्किल काम है, जीवन मृत्यु का काम है। वकील किसी का सत्य सिद्ध करने के लिए लड़ाई करता है। आर्मी के जो लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, कानून व्यवस्था, देश के दुश्मनों से रक्षा करने के लिए लड़ाई करते हैं, उन सब के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा है। पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके लिए भी यह नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे हर काम से जुड़े लोगों के लिए राहु का इस नक्षत्र में आना बहुत शुभ माना जाना चाहिए। देखिए नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग सिर्फ राशियों की और ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन यूं समझिए एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। राशि एक पूरा पेड़ है, नक्षत्र उसकी जड़ है। तो आप बताइए अगर आपको पेड़ को हरा भरा रखना है तो क्या करेंगे? आप पत्तियों पर और तने पर पानी डालेंगे या जड़ में पानी डालेंगे? यानी उपाय कहाँ करेंगे? उपाय आपको नक्षत्रों का करना चाहिए, तभी सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। आगे उपायों पर बताने से पहले मैं ज़रूर एक बात बता दूं। देखिए नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न, छ, त्र। न मतलब नहीं, छ मतलब क्षय यानी नष्ट होना, और त्र मतलब 3 यानी ऐसे 3 जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, यह 3 गुण जो हैं यह कभी सृष्टि में नष्ट नहीं होते। तो ईश्वर और उसकी प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है, वह लय हो जाती है एक दूसरे में, यह एक अलग बात है। इसलिए इस नक्षत्र की जब एनर्जी चले, यानी ऐसे समयों में जब ये नक्षत्र एक्टिवेट हो, आपको आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं वेदों में कहीं नक्षत्रों का जिक्र नहीं है। नहीं है। आप देखिए नक्षत्र सूत्र पढ़िए, कहाँ दिया हुआ है? नक्षत्र सूत्र है आपके कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? आप देखेंगे अष्टक 1 और प्रपाठक 5 में, वहाँ सभी 28 नक्षत्रों के नाम, उनके देवता, उनकी शक्तियाँ, उनके मंत्र दिए हुए हैं। नक्षत्र, नक्ष-त्र, नक्ष यानी उपासना और त्र मतलब तरीका, उपासना का तरीका, यानी हम किस ग्रह को, किस देवता को कैसे शांत करें, उसकी कैसे पूजा करें, यह नक्षत्र ही हमें बताते हैं। इनका वेद में बहुत गहन वर्णन मिलता है। विद धातु से वेद बना है, विद मतलब जानना, तो हम जो कुछ भी जानते हैं वह वेद से है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वेद में नक्षत्रों की या ज्योतिष की चर्चा नहीं है। वैसे भी वेद षडांग है, 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष भी वेद का ही एक हिस्सा है। अब उपायों पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ और बता दूं। देखिए इस नक्षत्र का जो फल है या वनस्पति है वह आंवला है। आंवला को धात्री फल कहते हैं, यानी जो माँ के समान हमारी रक्षा करता है। जैसे जन्म के बाद माँ दूध पिलाकर बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही आंवला शरीर में जाने के बाद माँ के समान हमारी रक्षा करता है। तो आंवले का प्रयोग कीजिए। और साथ साथ देखिए आंवला कहाँ यूज होता है? हमारे पितरों के लिए श्राद्ध में भी यूज होता है, प्रयोग होता है ना, यूज होता है श्राद्ध में आंवला और दूब का। तो दूब किस लिए? क्योंकि दूब के बारे में कहा गया है कि समूलस्तु भवेत दर्भः पितॄणाम श्राद्ध कर्मणि, यानी पितरों के श्राद्ध में दूब का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो आंवला है वह राहु का भी फल माना जाता है।
तो अभी राहु यानी यम यानी भैरव, तो इस रोहिणी के कौन है, भरणी के कौन है, राहु हैं। इसके एक देवता राहु भी माने जाते हैं। और दूब किसको चढ़ाते हैं हम, भगवान गणेश को। केतु उसके देवता माने जाते हैं। तो राहु केतु की शक्ति इसमें मानी जाती है, आंवला और दूब में। तो यहीं से हम आगे का उपाय भी अब समझते हैं। तो 5 उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहला उपाय देखिए, एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें क्या करना है आपको, आंवला, दूब, काले तिल और यमुना का जल, इन चारों को मिला दीजिए। यमुना का जल क्यों, क्योंकि यमुना यम की बहन मानी जाती है, जिन्हें वह बहुत प्यार करते हैं। तो यमुना जल से यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर आपको यमराज को तर्पण देना है। किन मंत्रों से, ओम यमाय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इन 3 मंत्रों से यम की और अपने पितरों की आपको अर्चना करनी है, जल देना है, अर्घ्य देना है। कब, शनिवार के दिन। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार अगर इस मंत्र का जप करके आप दे सकें जब तक राहु भरणी नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ऐम यह यमराज का भी मंत्र माना जाता है, या इस भरणी नक्षत्र का मंत्र भी माना जाता है, आप इसे भी कह सकते हैं जब आपको समय मिले। जल आंवले को मिलाकर रख दीजिए अपनी बालकनी में, छत पर कहीं भी रखिए। और उसे अगर कौवा आकर ले लेता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि भरणी नक्षत्र का पक्षी कौवा माना जाता है। कौवा कौन है, हमारे पितरों को दिखाता है कौवा, यमराज का वाहन भी है। इसलिए पितरी में या श्राद्ध में कौवों को बुलाया जाता है, उनका भाग दिया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आंवले से ये बड़ा अच्छा आप उपाय कर सकते हैं। अब इस नक्षत्र के देवता भगवान शिव भी माने जाते हैं, प्रत्याधि देवता। देवता तो यमराज हैं और प्रत्याधि देवता भगवान शिव हैं। क्यों, अगर यमराज काल हैं तो शिव जी महाकाल हैं, तो शिव जी की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी देखिए 12 राशियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो हर राशि के लिए एक ज्योतिर्लिंग होता है। इस राशि का ज्योतिर्लिंग कौन है, यानी इस नक्षत्र का ज्योतिर्लिंग किसको कहा जा सकता है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। अगर आपके पास समय हो या आप ऐसी व्यवस्था कर सके तो वहां जाकर अगर आप पूजा करेंगे जब राहु इस नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ परिणाम रहेगा। साथ साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन आप पाठ भी कर सकते हैं, वह भी अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का माना जाता है, जो इस राशि के स्वामी भी हैं और भरणी नक्षत्र के भी स्वामी माने जाते हैं। और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का माना जाता है, जो इस नक्षत्र में आए हुए हैं। तो आप 6 मुखी और 8 मुखी 2 रुद्राक्ष मिलाकर धारण कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए यह एक अच्छे प्रकार का रुद्राक्ष है, मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था और बड़ा भक्त और साधक मित्र हैं। यह रुद्राक्ष की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं होता है। अब उपाय मैंने आपको बता दिए। अब राशि फल पर जाने से पहले कुछ नियम बता देता हूँ गोचर देखने के। देखिए करोड़ों लोगों के लिए राहु गोचर में आएंगे। इस नक्षत्र में क्या सबको एक जैसा परिणाम मिलेगा, नहीं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे और वहां से कहाँ जा रहे हैं, गोचर में किस घर से गोचर कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ने वाली है और किस ग्रह के साथ बैठने वाले हैं आपकी कुंडली में, यह भी जरूरी है। महादशा के स्वामी से, यानी आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे राहु का क्या संबंध है, यह भी देखिए। जन्म तारा से आपका गोचर कहाँ हो रहा है, यानी आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उससे राहु कितने नंबर के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु जब पहले नक्षत्र पर आते हैं यानी जन्म नक्षत्र पर, तो उसे हम कष्ट नक्षत्र कहते हैं। दूसरे को संपत, तीसरे को विपत, चौथे को सुख, पांचवे को प्रत्यत, छठे को साधन, सातवें को निधन, मैत्री, परम मैत्री, और ऐसे आगे 27 तक जाती है गिनती। मैं सारा नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस नक्षत्र में जाने में कितना अच्छा परिणाम राहु देते चले जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम राशिफल की ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि से लेकर
कन्या राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इस पर बता रहा हूं। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए राहु का नक्षत्र गोचर अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके लिए राहु आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अच्छा, 7वां भाव जीवन साथी का भी होता है और व्यापार का भी होता है। राहु जिस भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह आपकी ही राशि स्वामी शुक्र का नक्षत्र है, यानी आपका स्वयं का नक्षत्र है। तो राहु आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं और अभी मित्र के नक्षत्र में ही गोचर भी कर रहे हैं और 7वें भाव से बैठकर राशि को देख भी रहे हैं, यानी मित्र को देख भी रहे हैं। इससे अच्छा समय व्यापार के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि राहु यहाँ आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 8वां भाव विदेश को दिखाता है। राहु विदेश के प्रिंसिपल प्लैनेट हैं और जिस 7वें भाव में बैठे हैं वह हमारी पब्लिक इमेज को, हमारे कॉन्टैक्ट्स को और बिजनेस को दिखाता है। तो अब हम इन सब डॉट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? राहु यानी विदेशी, 8वां भाव यानी लंबी यात्रा, विदेश से संबंध और 7वां भाव यानी व्यापार। तो जो लोग भी अपने व्यापार को विदेशों तक ले जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स देगा और उनका आपको अचानक और बड़ा लाभ भी ज़रूर होगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप अपने सपने बड़े कर सकते हैं, अभी अच्छा रहेगा। व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय माना जा सकता है। किसी तरह का ट्रांसफ़र तो ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ राहु भाग दौड़ तो बहुत कराएंगे, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठे हैं शुक्र के, जो राशि स्वामी भी है। तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो नौकरी वाले लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। व्यापार वाले लोगों के लिए उनकी भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन जितनी भाग दौड़ करेंगे उतना ही अधिक उनको कॉन्टैक्ट्स का फायदा होगा और धन का लाभ होगा। यहाँ राहु का नक्षत्र गोचर आपके लिए बहुत अधिक संभावनाएं दे रहा है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन जीवन साथी को लेकर भी आपके मन में उत्साह ज़रूर रहेगा। उनके अपने जीवन में भी तरक्की के योग होते हुए दिख रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में ही जो मैंने उपाय बता दिए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यधिक शुभ है। वृश्चिक राशि के लिए राहु आपके 6ठे भाव से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ वह शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए आपके 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वां व्यापार है और 12वां विदेश है और अभी 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव भी यात्राओं का घर माना जाता है। यहाँ से बैठे हुए राहु सीधे 12वें भाव के यानी विदेश को देख भी रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के बहुत सारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या विदेशों तक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, व्यापार की वृद्धि होगी। लेकिन खर्च आपका बहुत अधिक बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। व्यापार में आपको मनमुटाव भी हो सकता है अपने पार्टनर से। सिर्फ यही नहीं, आपको अपने जीवन साथी से भी उलझन बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव के भी मालिक बनते हैं। 7वां जीवन साथी और व्यापार के साथी को भी दिखाता है। उसका 6ठे भाव में चले जाना यानी उसके नक्षत्र में ही राहु का 6ठे भाव से यानी झगड़े के घर से गोचर करना किसी तरह का मनमुटाव तो जरूर लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी यह राहु बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। हाँ, 6ठे भाव का राहु रोग से लड़ने की शक्ति तो जरूर देता है, लेकिन रोग को लाता है जब वह आपके 12वें घर के स्वामी के नक्षत्र में बैठे, क्योंकि 12वां घर रोग का स्थान है और 7वां भाव भी रोग का स्थान है, दोनों मारा का स्थान है। तो शुक्र आपके लिए मार्केश बनते हैं 7वें और 12वें के स्वामी होने के कारण। तो मार्केश के नक्षत्र में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनकी स्वयं की दशाएं अच्छी नहीं है उनको बहुत अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए या अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, अत्यधिक ज़रूरी हो सकता है। हालांकि राहु स्वास्थ्य लाभ दे देंगे, लेकिन बिना प्रयास के तो नहीं होगा। शिव की शरण में जाइए
तो लाभ होगा। वीडियो के शुरू में ही जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होता रहेगा। धनु राशि के लिए राहु का गोचर आपके 5वें भाव में मेष राशि से हो रहा है, जहां वह आपकी राशि के छठे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब छठा भाव रोग का होता है, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन का भी होता है, ऑपोजिशन का होता है। अगर आपके संतान भाव पर रोग के स्वामी के नक्षत्र में बैठे ग्रह का गोचर हो तो संतान को समस्या देता है रोग से। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन से बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने बैठेंगे आपका मन नहीं लगेगा। वैसे भी 5वें घर में बैठा हुआ राहु बहुत अधिक भटकाव देता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में मन तो नहीं लगाते अधिक, लेकिन जितना भी समय लगाते हैं अगर उनका राहु बहुत अच्छा है तो उस भरपाई ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन समय अधिक नहीं देने की वजह से जो समस्याएं होती हैं पढ़ाई में, वह सब 5वें भाव का राहु दिखाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके 5वें भाव में राहु है, ब्रिलियंट है, लेकिन समय नहीं देते। इसकी वजह से उन्हें बाद में जीवन में, करियर में समस्याएं होती हैं। सावधान रहिए आप। यह नियम गोचर में भी लागू होता है, तो विद्यार्थियों को अधिक सावधान रहना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। राहु यहाँ से आपके 11वें भाव के भी मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी 11वां भाव इनकम का भाव, तो अच्छा है, आपकी तो इनकम बढ़ाएगा। नौकरी वाले लोगों के लिए भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है। वहाँ से बैठकर वह 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ से भी वह इनकम को देख रहे हैं, तो इनकम बढ़ेगी। हाँ, ट्रांसफ़र ज़रूर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे धनु राशि के लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि की 7.5 अभी समाप्त हुई थी, लेकिन जुलाई में जैसे ही शनि वापस आ जाएंगे तो अगले साल जनवरी तक 7.5 वापस आने वाली है, और राहु भी फरवरी तक रहेंगे ही रहेंगे। तो शनि और राहु का सम्मिलित प्रभाव आप पर आएगा और आपका स्थान परिवर्तन करा के जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेंगे। राहु या शनि दोनों में से कोई भी अगर राशि को देखता है तो जगह बदलवा देते हैं। जो लोग स्वयं ही जगह बदलना चाहते हैं उनके लिए तो फिर अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, बड़े अच्छा है। यह सब तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन समस्याएं स्वास्थ्य की आ सकती हैं। राहु देखेंगे बीमारी के घर के नक्षत्र में बैठकर, और राशि को देखेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं। पेट की समस्या, मुंह की समस्या हो सकती है, सावधान रहिएगा। उपाय जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं उन्हें आप करते रहेंगे तो आपका बचाव होता रहेगा। मकर राशि के लिए राहु का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है, मेष राशि में। अब राहु का गोचर चौथे भाव से होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मन में तरह तरह की उलझन और भय भ्रम की स्थिति पैदा करता है राहु चौथा गोचर करता हुआ। अच्छी बात यहाँ यह है कि राहु आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र शुक्र, जो आपकी राशि के 5वें और 10वें घर के मालिक बनते हैं, उनके नक्षत्र भरणी में जा रहे हैं। तो 5वां भाव हमारी विद्या का, हमारी बुद्धि का, और 10वां भाव हमारे कर्म का है। तो ऐसे शुभ ग्रह के नक्षत्र में राहु का गोचर आपको ज़रूर कुछ अच्छी बुद्धि ज़रूर देगा, आइडियाज़ ज़रूर देगा, तो भ्रम की स्थिति में कुछ कमी ज़रूर लेकर आएगा। हाँ, चूंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का भी तीसरा चरण चल रहा है, तो जिन लोगों की भी ज़िंदगी की दूसरी 7.5 चल रही है, यानी जो लोग भी 30 साल से 50 साल की उम्र के बीच में हैं, उनकी दूसरी 7.5 मानी जाएगी, तो उनकी चल रही है, उन्हें अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा। काम में कुछ अचानक का बदलाव हो सकता है, क्योंकि जीवन की दूसरी 7.5 में शनि नौकरी या बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव देते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत बार नौकरी वाले लोग बिजनेस करने लग जाते हैं, बिजनेस वाले नौकरी में आ जाते हैं, और ऐसा तब अत्यधिक बढ़ जाता है जब राहु केतु का कोई संबंध आपके 10वें कर्म स्थान से भी बन जाए। तो यहाँ अभी केतु 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि 10वें पर है ही, और 10वें के मालिक यानी कर्म के मालिक शुक्र के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर कर्म में कोई बड़ा बदलाव आप लोगों को होता हुआ दिख रहा है। सावधानी अत्यधिक आपको रखनी पड़ेगी, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए, नहीं तो आप देखेंगे कि आपको अचानक घर में रहने की जगह में बदलाव, काम की जगह में बदलाव हो सकता है, जो शायद आपकी इच्छा के विपरीत भी हो जाए। तो सोच समझ कर अगर काम करेंगे, राहु बहुत हड़बड़ी देता है,
सोच समझ कर निर्णय लीजिए, तो आपके निर्णय भरणी नक्षत्र में राहु के जाने से अच्छे रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपने सोचने का समय नहीं लिया तो राहु हड़बड़ी में आपको तकलीफ दे सकते हैं। उपाय के लिए जो वीडियो के शुरू में मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि से हो रहा है। राहु तीसरे भाव को पसंद करते हैं। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं उसके मित्र हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो आपके चौथे भाव और नवें भाव के स्वामी बनने के कारण योग कारक ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र भी हैं। तो राहु भी आपकी राशि के स्वामी के मित्र अच्छे घर में गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी के मित्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरीके से राहु का गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा भाव यात्राओं को भी दिखाता है, कम्युनिकेशंस को दिखाता है, हर तरह का लाइजनिंग का काम दिखाता है। भाग्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी आपके सातवें जो नवें घर के मालिक हैं शुक्र, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं। नवा घर भाग्य का है, तो राहु भाग्य से आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। हालांकि आप लोगों की शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत बार बहुत सारे लोग देखेंगे जिनके जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है। यानी जो लोग भी 30 साल से 50 साल की उम्र के बीच के हैं, कुंभ राशि वाले, उनके जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है। तो उनमें बहुत सारे लोग देखेंगे कि उनके काम में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो लग गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं जीवन की शनि की दूसरी 7.5 में। ऐसा तब होता है जब राहु का कोई संबंध आपके 9वें और 10वें भाव से भी हो जाए। तो यहाँ राहु का संबंध आपके 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ हो रहा है और 9वें भाव को देख भी रहे हैं। तीसरा भाव यात्राओं का भी होता है, 9वां भाव भी यात्राओं का होता है, जिनसे राहु का संबंध जुड़ रहा है। चौथा भाव घर का होता है, रहने की जगह का, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यानी आपकी रहने की जगह में राहु बदलाव लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। हाँ, एक चीज़ को लेकर आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, पेपर वर्क में बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिएगा, या कहिएगा या लिखिएगा, नहीं तो तीसरे घर का राहु तकलीफ देता है, क्योंकि शनि यहाँ नीच भी होते हैं इस नक्षत्र में। तो सावधान रहिएगा। आपकी राशि के स्वामी के नीच के नक्षत्र में राहु जा रहे हैं, तकलीफ आ सकती है। जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं उन्हें करते रहने से आपकी रक्षा होती रहेगी। मीन राशि के लिए राहु का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है, मेष राशि में। देखिए, आप लोगों के लिए शनि की 7.5 शुरू हो गई है। हालांकि 7.5 इस साल जब राहु इस नक्षत्र में रहेंगे तब लगभग 7.5 नहीं रहेगी। अगले साल फिर से 7.5 वापस आ जाएगी। यानी इस साल जुलाई से लेकर अगले साल जनवरी तक 7.5 नहीं है। लेकिन राहु इस साल जब इस नक्षत्र में आएंगे जून से लेकर जुलाई तक, तब तक शनि की 7.5 है, और अगले साल जनवरी से जब वापस 7.5 शुरू हो जाएगी और फरवरी तक इस नक्षत्र में है, तो राहु 7.5 का भी परिणाम आपको देंगे। तो एक तरह से 1 महीना इधर, 1 महीना अगले साल, 2 महीने यह जो है यह राहु आपको तकलीफ दे सकते हैं। बाकी समय भी आपको सावधान तो रहना पड़ेगा, लेकिन 7.5 के समय में तकलीफ बढ़ा सकते हैं राहु, क्योंकि शनिवद राहु कहा गया। राहु शनि का प्रभाव भी देते हैं जन्म कुंडली में। तो शनि आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे जब 7.5 में रहेंगे। तो देखिए, राहु आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव परिवार का और धन का और टैक्स का होता है। यहाँ राहु आपकी राशि के तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपकी मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और शुक्र आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं है। तो इसीलिए वह तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं, 2 तकलीफ देने वाले घरों के मालिक। ऐसे में जब राहु का गोचर भी उस नक्षत्र से हो जाए और आपके एक सेंसिटिव घर दूसरे घर में बैठे, तो परिवार में व्यर्थ के विवाद दे सकता है ऐसा राहु। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको बहुत अधिक तकलीफ हो सकती है और पैसे का खर्चा बहुत अधिक बढ़ सकता है। अपनी ज़बान पर आपको विशेष कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है हमारी वाणी का होता है। राहु अभी आपके 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। 8वां भाव अचानक धन के लाभ या हानि को दिखाता है। राहु स्पेकुलेशन को दिखाते हैं, यानी हर तरह के इन्वेस्टमेंट को, किसी तरह के अंदाजे से जो हम निवेश करते हैं जैसे शेयर मार्केट,
उनको दिखाते हैं, तो वहाँ अभी राहु आपको नुकसान दे सकते हैं। किसी तरह के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचिए। ससुराल को भी दिखाता है, अचानक आपको ससुराल पक्ष से भी कोई तकलीफ की सूचना मिल सकती है या उनकी सहायता के लिए आपको अपने धन का व्यय करना पड़ सकता है। यह बहुत सारी घटनाएं राहु आपको अभी प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। सावधानी की अत्यधिक आवश्यकता है मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के लिए राहु का नक्षत्र गोचर अच्छा नहीं हो रहा है। अब आपको इनसे अगर बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करते रहने से कुछ रक्षा ज़रूर होती रहेगी। आगे ईश्वर की इच्छा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और राहु के इस नक्षत्र में जाने पर मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के क्या परिणाम होगा, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और भी वीडियोस देख रहे होंगे आप नक्षत्र व राशि परिवर्तन के इस साल के, चाहे तो आप उन्हें देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।